हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली RSMSSB बोर्ड के लिए जो LDC एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, उसके लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लासेस के अंतर्गत आप सभी लोग इससे पहले की 2 यूनिट जो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड थी, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु और उसके यौगिक, इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी यूनिट हमारी चल रही है कार्बन एवं उसके यौगिक, और कार्बन एवं उसके यौगिक वाली जो ये यूनिट है, इसको भी हम बहुत जल्द समाप्त करने वाले हैं। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है बहुलक यानी कि पॉलीमर। आज हमारी क्लास नंबर 48 है। ये इस पे 47 लिखा हुआ है, पर क्लास नंबर हमारी 48 है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। 47 इससे पहले हो चुकी है ऑलरेडी, जो आप YouTube के ऊपर देख सकते हैं। और क्लास रेगुलर 8 PM पर होती है और अल्टरनेट डेज पर आते ही है, यानी एक दिन LDC की साइंस की क्लास आएगी और एक दिन जो है आपके लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स की क्लासेस आती है। बाकी क्लासेस भी हम बहुत जल्द शुरू करेंगे, पर अभी जो है वैकेंसियों का दौर शुरू हुआ नहीं है और विद्यार्थी सीरियस नहीं है, इस वजह से हम अभी इन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि सर हमें जो है इस एग्जाम को लेकर के थोड़ा सा बता दीजिए, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। मैं परवीन सिंह, आपको पता होगा कि लैब असिस्टेंट, LDC, पीटेट, इसके अलावा IIT JEE मेंस और RRB ALP SSC MTS जैसे कुछ एग्जाम्स में सिलेक्टेड हूं, और वर्तमान में मैं लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूं। अब देखिएगा कि अब जब आप ये वीडियो देख लोगे तो विज्ञान का डर समाप्त हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले। अब बात करते हैं बहुलक के बारे में। तो हमने बहुलकों को टोटल 6 आधारों पर, कितने 6 आधारों पर 14 प्रकारों के अंदर बांटा था। 6 आधारों पर 14 प्रकारों के अंदर बांटा था, और जिसके अंदर हमने बात करी थी एकलकों के आधार पर। हमने बात करी थी कि वो प्रकृति में मतलब हमें मिलते कहां से हैं, उस प्राप्ति या सोर्स के आधार पर। ठीक है, अब इसी प्रकार से आज हम पढ़ने जा रहे हैं संरचना के आधार पर, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उस संरचना के आधार पर जो है बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, और जो प्रकार है उसमें कौन कौन से इनके उदाहरण आते हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुलक के अंदर जो ये 14 प्रकार है, इनके उदाहरण ही आपसे पूछे जाते हैं, या फिर उदाहरण का नाम दे करके इन 14 प्रकारों में से कोई प्रकार पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का बहुलक है। ठीक है, तो देखिएगा, अब आगे बात करते हैं। तो हमारे पास में है संरचना के आधार पर बहुलक। संरचना के आधार पर जो बहुलकों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें एक आ जाते हैं रेखिक बहुलक यानी कि लीनियर पॉलीमर। दूसरा आ जाता है शाखित श्रृंखला बहुलक यानी कि ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। और तीसरा आ जाता है तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। ठीक है, इन तीनों अलग अलग प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रेखिक बहुलक यानी लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं। तो लीनियर पॉलीमर जो है वो इन बहुलकों में एकलक इकाइयां परस्पर जुड़कर सीधी श्रृंखला बनाती है। तो रेखिक बहुलक के अंदर क्या होगा कि जो छोटे छोटे मोनोमर हैं, एकलक हैं, वो लगातार जुड़ करके एक लंबी सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। बहुलक में ये एकलक श्रृंखलाएं एक दूसरे पर जमी रहती है, तथा इसी कारण से इन बहुलकों का जो घनत्व है, जो रेखिक बहुलक होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है, और इनकी तनन क्षमता या तनन सामर्थ्य यानी कि इनको खींचने की जो अपनी क्षमता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी अधिक होता है। समझ में आ गई बात। तो आपको याद रखना है कि रेखिक बहुलक, इन बहुलकों में एकलक इकाइयां परस्पर जुड़ करके सीधी एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, और ये जो है आपस में
जुड़ करके एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से जम जाते हैं कि इनकी तनन सामर्थ्य और जो गलनांक है वो आपका क्या होता है, अधिक होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि उच्च घनत्व पॉलीथीन, हाईली डेंसिटी वाले जो पीवीसी पाइप आते हैं, जो पॉलीथीन आता है वो, ठीक है, HDPE, ठीक है, हाईली या हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDEP, आप इसको याद रखना। एग्जैक्ट पूछा जा सकता है कि HDPE जो है वो किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह रेखिक बहुलक का उदाहरण है। इसके बाद में आपका नाइलॉन आ जाएगा और पॉलिएस्टर आ जाएगा। देखिए नाइलॉन एक अलग बहुलक है और नाइलॉन 6 जो है वो एक अलग बहुलक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि नाइलॉन और नाइलॉन 6 को एक ही कर दो, ठीक है, वो अलग अलग होता है। तो रेखिक बहुलक क्या होगा, एकलक इकाइयां जुड़ करके एक परस्पर सीधी लंबी श्रृंखला का निर्माण करेगी और इनका जो गलनांक और घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है। और इसके उदाहरण याद रखने हैं, एक आ जाता है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, आपका नाइलॉन, पॉलिएस्टर और पीवीसी पाइप, ठीक। चलो फिर आ जाते हैं साखित श्रृंखला बहुलक। तो साखित श्रृंखला बहुलक क्या होते हैं, तो इन बहुलकों में एकलक इकाइयां परस्पर जुड़कर सीधी श्रृंखलाएं बनाती है, जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो इन बहुलकों में जो एकलक इकाइयां होती हैं वो एकलक इकाइयां जुड़ करके क्या करती है, तो जुड़ करके परस्पर सीधी श्रृंखला बनाती है और जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुख्य श्रृंखला कहते हैं। और फिर इन मुख्य श्रृंखला से जुड़ी हुई विभिन्न लंबाई की पार्श्व श्रृंखलाएं होती है, जिन्हें शाखित श्रृंखलाएं यानी ब्रांच्ड चेन्स कहते हैं। ये शाखित श्रृंखलाएं समान अथवा भिन्न भिन्न अणुओं की भी हो सकती है। तो देखो जो स्ट्रेट एकदम सीधी आपकी श्रृंखला बन रही थी उसे हम कह रहे थे रेखिक श्रृंखला। अब इस रेखित श्रृंखला को तो बनाना ही है, उसे हम इस शाखित श्रृंखला में क्या नाम दे देंगे, मुख्य श्रृंखला। और फिर इसके अलग अलग ऐसे अलग 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 शाखाएं जो है वो भी जुड़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अलग अलग शाखाएं जुड़ जाती है तब बनता है शाखित श्रृंखला बहुलक यानी ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, ठीक है। और इन बहुलकों का घनत्व कम होता है, इनकी तनन सामर्थ्य और गलनांक भी जो है कम होता है। इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं, तो आ जाता है कम घनत्व पॉलीथीन यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन, ये जो है आपके उदाहरण है शाखित श्रृंखला बहुलक के। तो रेखित श्रृंखला बहुलक क्या होंगे या रेखित बहुलक क्या होगा याद हो जाएगा, फिर शाखित श्रृंखला बहुलक याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। कौन से, तिर्यकबद्ध जाल बहुलक की बात करते हैं। तो तिर्यकबद्ध जाल बहुलक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो देखिएगा इन बहुलकों में कई बहुलक श्रृंखलाएं तिर्यक बंधों के द्वारा जुड़ करके एक जाल टाइप का निर्माण कर देती है, एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, जैसा कि ये रहा देखिए। तो इसमें तीनों के एग्जाम उदाहरण, वो जो डायग्राम है, सॉरी उदाहरण क्या डायग्राम, वो दे रखे हैं। जैसे पहला वाला ये देखिए, ये है रेखीय बहुलक का, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन बनाया ही था। फिर इस स्ट्रेट लाइन से जब अलग 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 शाखाएं निकलती है तो उसे कहते हैं शाखित श्रृंखला। और जब ये शाखित श्रृंखला वाले बहुत सारे अलग अलग शाखित श्रृंखला बहुलक जुड़ते हैं तो पूरा का पूरा एक जाल बनता है, नेट बनता है, जिसे हम तिर्यकबद्ध जाल बहुलक कहते हैं, ठीक। ये बहुलक द्विक्रियात्मक अथवा त्रिक्रियात्मक समूह वाले एकलकों से बनते हैं और इनमें दो रेखीय श्रृंखलाएं आपस में प्रबल सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। तो जो ये तिर्यक बंध जाल बहुलक है, इसके अंदर ये जो हमारी शाखित श्रृंखलाएं हैं ये आपस में संयोजकताओं, जो हमारा सहसंयोजक बंध होता है उससे जुड़ते हैं और वो भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये बहुलक कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, दृढ़ होते हैं।
प्रॉपर्टीज याद रखना, ये पूछी जाती है सीधे सीधे। फिर साधारणतया ये बहुलक किसी भी विलायक में विलय नहीं होते हैं, ये जो है विलायक में विलय नहीं होते हैं, लेकिन ये विलायक को सोख लेते हैं, यानी जो विलायक होता है उसमें विलय तो नहीं होते लेकिन उसे एब्जॉर्ब करने की ताकत रखते हैं। उदाहरण देखें तो वल्नीकृत रबर यानी वॉल्केनाइज्ड रबर है, बेकेलाइट है, मेलामीन है, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, ये सब जो है आपके तिर्यकबद्ध जाल बहुलक के उदाहरण हैं, आपको याद रखने हैं। तो संरचना के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? रेखित बहुलक, ठीक है, दूसरा शाखित श्रृंखला बहुलक, और तीसरे तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। क्लियर है? अब आपके रेखिक में एक सीधी सीधी लाइन खींच लेना, उस सीधी सीधी लाइन से जब अलग 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 और स्ट्रक्चर निकलेंगे तो आपके शाखित हो जाएंगे, और वो शाखित वाले ही जब 3-4 अलग अलग मिल करके पूरा का पूरा नेट बनेगा, जाल तैयार होगा, उसे हम कह देंगे तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। क्लियर है? समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीजों को समझ गए होंगे और संरचना के आधार पर जो 3 प्रकार है बहुलकों के वो समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है तापमान के साथ में, यानी कि जो बहुलक है उनका तापमान की ओर, टेम्परेचर की ओर व्यवहार के आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक है, तो जो हमारे पास में बहुलक है उन बहुलकों का टेम्परेचर के साथ में कैसा बिहेवियर है, कैसा व्यवहार है, उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि पहला आ जाता है ताप सुनम्य या फिर ताप सुगट्य बहुलक। ठीक है, ताप सुनम्य या ताप सुगट्य बहुलक जो होते हैं उनकी बात करेंगे, यानी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर्स? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। और ये आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो मैं जो उदाहरण बताऊंगा याद कर लेना, आपके काम आएगा। ये बहुलक जो है गर्म करने पर मृदुल तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, तथा यह प्रक्रम जो है बार बार दोहराया जा सकता है। ताप सुगम्य में आप ऐसे प्लास्टिक को समझ सकते हैं, जिस प्लास्टिक को हमने क्या करा, गर्म करा, तो वो एकदम से जो है कोमल टाइप का हो जाएगा, आप उसे दूसरा कुछ बना दीजिए, वो ठंडा होकर वापस कठोर बन जाएगा, है ना। इस प्रकार का है। जैसे आपने घर पे अपने प्लास्टिक की बोतल वगैरह देखी होगी, थोड़ी सी जल वल भी जाती है लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो वापस टेढ़ा स्ट्रक्चर जरूर हो जाता है, लेकिन बोतल वापस से काम में ले सकते हैं ठंडी होने के बाद, है ना। तो वो इसी का उदाहरण है, ताप सुनम्य या फिर ताप सुगट्य बहुलक का। फिर इन बहुलकों के श्रृंखलाओं के मध्य आणविक आकर्षण बल प्रत्यास्थक तथा रेशों के मध्य होता है, लेकिन इनकी श्रृंखलाओं के मध्य कोई क्रॉस बंध नहीं होता। बार बार इन्हें गर्म करने पर जो है क्या हो जाता है, तो बार बार इन्हें गर्म करने पर ये धीरे धीरे फिर खराब होना भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इनके उदाहरण हैं आपके सभी जो भी रेखीय बहुलक थे। अब देखो ये ऐसे काम आता है, संरचना के आधार पर जो रेखीय बहुलकों के उदाहरण आपने पढ़े थे, पीवीसी है, नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, वो सभी इसी ताप सुनम्य या ताप सुगट्य के भी उदाहरण कहलाएंगे, क्योंकि सभी के सभी रेखीय बहुलक जो है वो उसी के उदाहरण है। पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सब ताप सुनम्य या ताप सुगट्य बहुलक के उदाहरण है। फिर आ जाता है ताप दृढ़ बहुलक। कौन से आ जाते हैं? ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक का मतलब है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। कौन से आ जाते हैं? थर्मोप्लास्टिक के बाद में दूसरे आ जाते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। कौन से आ जाते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कौन से होते हैं? तो इन बहुलकों को गर्म करने पर श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस बंध बन जाते हैं तथा त्रिविम जाल संरचना बन जाती है। इसलिए ये बहुलक कठोर, अगलनीय और अविलयशील होते हैं। अगलनीय का मतलब जो गलने वाला नहीं है, और विलयशील का मतलब है जो विलयन में घुल मिल नहीं जाए। ठीक है, तो विलय नहीं हो सके। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ताप दृढ़ बहुलक होते हैं वो अगलनीय और अविलयशील होते हैं।
इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि ठंडा होने पर पुनः गर्म करने पर ये मृदुल नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ताप दृढ़ बहुलक कैसे होते हैं, जिन्हें अगर हम गर्म कर देवे तो फिर ठंडा हो गया, फिर ठंडा होने के बाद वापस गर्म कर दिया तो वो फिर यूज में नहीं आएगा प्लास्टिक। ऐसे पॉलीमर्स, ऐसे बहुलक को हम कहेंगे ताप दृढ़ यानी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इसके उदाहरण देखें तो आ जाएगा सभी के सभी तिर्यकबद्ध जाल बहुलक जो है वो। ठीक है, इसके अलावा बेकेलाइट, मुझे जहां तक याद आ रहा है इस बेकेलाइट पर ही क्वेश्चन आया था कि बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है, और वहां उदाहरण थे ताप सुनम्य, ताप दृढ़, रेखित श्रृंखला, या आपका एक ऑप्शन दे दिया गया था इसके अंदर कि ये जो है आपका कैसा है, प्राकृतिक बहुलक है। अब ऐसे ये जो है ऑप्शन आ गए थे तो हमें पता है कि बेकेलाइट जो है वो एक ताप दृढ़ बहुलक है। ठीक है, मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये भी जो है इसी का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है कि ताप का जो व्यवहार है तापमान के प्रति, उसके आधार पर बहुलक दो प्रकार के हैं, ताप सुनम्य या ताप घट्य, और दूसरे होते हैं ताप दृढ़ बहुलक। ताप सुनम्य जो बहुलक है उन्हीं में उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण आपको याद रखने हैं, जितने भी रेखीय बहुलक हैं वो सभी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सभी रेखीय बहुलक ताप सुनम्य होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, इस प्रकार के चार ऑप्शन आ गए। तो सभी के सभी जो है ताप सुनम्य होते हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है स्पष्ट कि सभी रेखीय बहुलक जो है ताप सुनम्य है। और ताप दृढ़ के अंदर पूछे तो सभी तिर्यकबद्ध जाल बहुलक जो है वो ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। ठीक, चल, तो ये था तापमान के आधार पर। अब नेक्स्ट आधार आ जाता है अपने पास में इनके मध्य जो आणविक बल है, उस आणविक बल के आधार पर जो है आपके बहुलकों का वर्गीकरण, और ये लास्ट आधार है। इसके बाद में हमने अभी तक जो है टोटल देखो 5 आधारों पर 12 प्रकार जो है वो बहुलकों के पढ़ लिए हैं। 5 आधार पर 12 प्रकार जो थे बहुलकों के वो पढ़ लिए हैं। अब हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं, छठा आधार है आणविक बल के आधार पर, मॉलिक्यूलर फोर्स इनके मध्य कितना लग रहा है उसके आधार पर। तो जो आणविक बल है उसके आधार पर दो भाग थे, एक थे हमारे पास में प्रत्यास्थ बहुलक और दूसरा है रेसे यानी कि फाइबर्स। ठीक है, चलिए तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए विभिन्न क्षेत्रों में बहुलकों के अनुप्रयोग उनके यांत्रिक गुणों, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे कि तनन सामर्थ्य है, प्रत्यास्थता है, दृढ़ता है, कठोरता है, चर्मलता है आदि पर निर्भर करते हैं। और यांत्रिक गुण उनमें उपस्थित आणविक बलों जैसे कि वांडरवाल बल, हाइड्रोजन बल आदि पर निर्भर करते हैं। और यह बल बहुलक श्रृंखलाओं को भी आपस में जोड़ते हैं तथा इन बलों के आधार पर बहुलकों को दो भागों में विभक्त किया गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं, एक है प्रत्यास्थ बहुलक यानी इलास्टोमर्स, और दूसरे हैं फाइबर्स यानी कि रेसे। पहले बात करेंगे प्रत्यास्थ बहुलक के बारे में। अब प्रत्यास्थ बहुलक कौन से होते हैं, तो इन बहुलकों को सामान्यतः रबर भी कहते हैं। तो प्रत्यास्थ बहुलक को हम रबर भी कहते हैं, और रबर के बारे में हमें आगे अभी पूरी डिटेल के अंदर पढ़ना है। और रबर को दृढ़ बनाने के लिए हम उसके अंदर सल्फर को मिलाते हैं, जिसे वोल्केनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, वल्नीकरण। ठीक है, जो आगे आएगा अभी। तो आप देखिएगा कि रबर भी कहते हैं किसको, प्रत्यास्थ बहुलक को, ये ध्यान रखना। इनमें बहुलक श्रृंखलाएं आपस में दुर्बल अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, अंतरा आणविक बलों के द्वारा जुड़ी रहेगी, और इन दुर्बल बलों के कारण ही इन बहुलकों को खींचकर एक सीमा तक लंबा भी किया जा सकता है। कौन सो को, प्रत्यास्थ बहुलकों को। तथा श्रृंखलाओं के बीच कुछ तिर्यक बंध भी होते हैं जो बल हटाने पर बहुलक को संघर्ष कर पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाने में सहयोग देते हैं। ठीक, साथ ही इन बहुलकों की श्रृंखलाएं कुछ कुंडली नुमा होती है, जिसे खींचने पर ये खुलकर लंबी हो जाती है।
कुछ क्रॉस बंधों को प्रवेशित कराकर प्रत्यास्थ बहुलकों की प्रत्यास्थता को बढ़ाया भी जा सकता है। तो आपसे इसके अंदर देखो प्रत्यास्थ बहुलक की जो पूरी डिटेल दे रखी थी आपके आरपीएससी बुक्स में, वो मैंने पूरी लिखी है, पर ये पूरी की पूरी आपसे पूछी नहीं जाएगी। इसमें कोई आपसे जो है ये बेसिकली नोट्स हमने आरएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं, आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। तो वहां मेंस के अंदर जब हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए ये लिखा हुआ है, पर आपको जो याद रखना है वो सुन लीजिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक तो रबर कह सकते हैं, एक इनके मध्य दुर्बल अंतराण्विक बल होता है, ये याद रखना, और दूसरा लास्ट पॉइंट याद रखना कि इनके बीच में कुछ क्रॉस बंधों को अगर हम प्रवेश करवा देवें, क्रॉस बॉन्ड्स को प्रवेश करवा देवें, तो इनकी प्रत्यास्थता को भी बढ़ाया जा सकता है। फिर इनके उदाहरण देख लो। तो उदाहरण है प्राकृतिक रबर की प्रत्यास्थता सल्फर के साथ वल्नीकरण कराने पर बढ़ती है, इसी कारण वल्नीकृत रबर अधिक प्रत्यास्थ होता है। और अन्य उदाहरण है ब्यूना एस, इनके बारे में आगे बात करेंगे, ब्यूना एन और नियोप्रीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपका प्रत्यास्थ जो है बहुलक, उसमें उदाहरण कौन सा आ जाएगा, प्राकृतिक रबर, जिसे हम सल्फर के साथ में वल्नीकरण करवा देते हैं, और ब्यूना एस और ब्यूना एन और आपका नियोप्रीन जो है, ये चार उदाहरण हैं प्रत्यास्थ बहुलक के। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं रेसे की। तो इन बहुलकों को सामान्यतः धागा कहते हैं। रेसे को अपन क्या कहते हैं, सामान्यतः धागा कहते हैं, और इनका उपयोग वस्त्र उद्योग में होता है। इन बहुलकों में श्रृंखलाएं प्रबल अंतरा आणविक बलों के द्वारा, किसके द्वारा, प्रबल अंतरा आणविक, देखो प्रत्यास्थ में था दुर्बल अंतरा आणविक बल, और रेसों के अंदर होता है प्रबल अंतरा आणविक बल, इनके द्वारा बंदी होती है। इन प्रबल बलों के कारण श्रृंखलाएं निविड़ संकुलित हो जाती है, यानी कि ये जो प्रबल अंतरा आणविक बल है, इसके कारण जो श्रृंखलाएं होती है वो एकदम से क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। ठीक है, निविड़ कुंडलित होने का मतलब वही कुंडलित हो जाती है, संकुलित हो जाती है, और क्रिस्टलों की भांति व्यवस्थित संरचना बनाने लग जाती है, किसमें, रेसों के अंदर। इन बहुलकों की तनन सामर्थ्य और गलनांक जो है, यानी कि आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या हो जाता है, उच्च होता है, हाई होता है रेसे के अंदर। ये बात आपको सीधे सीधे पूछी जा सकती है, तो याद होनी चाहिए। इसमें उदाहरण देख लो, जैसे कि पॉलिएस्टर है आपका एक, तो जिसे टेरिलीन कहते हैं, एक है पॉलीएमाइड जिसे नाइलॉन 66 कहते हैं, और प्राकृतिक रेसे जैसे कि सिल्क है, ऊन है, कपास है, रेयन है, ये सब रेसे के उदाहरण हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सिल्क है, ऊन है, कपास है, वो आपके प्राकृतिक रेसे हैं, और रेसे एक जो है बहुलकों का प्रकार है, किसके आधार पर, इनके मध्य में अंतरा आणविक बल कौन सा लग रहा है उसके आधार पर। रेशों के अंदर प्रबल अंतरा आणविक बल लगता है, वहीं पर अगर बात करें प्रत्यास्थ बहुलकों के बीच में, तो दुर्बल अंतरा आणविक बल लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब 6 के 6 आधार एकदम अच्छे से क्लियर होंगे, और 6 के 6 आधारों पर जो 14 प्रकार थे टोटल, वो भी क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार इन सभी को आपके साथ में पुनः डिस्कस करता हूं, रिवाइज करवा देता हूं एक साथ, कौन कौन से आधार थे, कौन कौन से प्रकार थे। ठीक है, देखिएगा, आपको समझ में आ रही हो बातें तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और जिस भी विद्यार्थी को सब चीजें यहाँ पर समझ में आ जाती है ना, तो वो हमारे राजस्थान एकेडमी ऐप को डाउनलोड भी कर सकता है, उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। देखिएगा, अब बात करते हैं हमारे, थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहूंगा ताकि आपको वापस से एक बार फीलिंग दिलवा दी जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी। देख लीजिए, आप 50 वीडियो होने आए हैं, इतना डिटेल में आप राजस्थान के किसी भी नामी कोचिंग में चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, इतना डिटेल में साइंस आप नहीं पढ़ सकते, ये दावा मैं कर सकता हूं, मुझे पता है।
आज तक YouTube पर भी इतनी डिटेल में साइंस आपने नहीं पढ़ी होगी। आप तो जो है ईमानदारी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर इतनी डिटेल में किसी ने पढ़ाई है तो मैं खुद उनसे कोलैबोरेशन करूंगा, और हम 2 लोग या 3 लोग अगर आप बता देते हैं कोई, तो उनसे मिल करके हम अच्छा कार्य करने की भी सोच रहे हैं। तो इसमें आप ही का सपोर्ट होना चाहिए। कोई अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो है अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमारा भी नाम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं या उनका नाम हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आगे जाकर कुछ आप लोगों के लिए एक अच्छा कार्य किया जा सके। देखिए, स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार थे हमारे, बस प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। फिर था एकलकों के आधार पर समबहुलक और सहबहुलक। बहुलकन के आधार पर थे 2, योगात्मक या योगज या योगात्मक और संगणन बहुलक। संरचना के आधार पर थे रेखिक बहुलक, साखित बहुलक और तिर्यकबद्ध जालक बहुलक। इसके बाद में बहुलक को तापमान के व्यवहार के साथ में, तो ताप सुनम्य, ताप सुगठ्य कह सकते हो, या फिर ताप दृढ़, ठीक है, 2 प्रकार। फिर आ जाता है आणविक बलों के आधार पर प्रत्यास्थ और रेसे, ठीक है। अब आपने जो है 6 के 6 आधारों पर जो टोटल 14 प्रकार हैं वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। सभी में देखो 2-2 ही थे, बस स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार है और आपके संरचना के आधार पर 3 प्रकार है, इसलिए 14 है, वरना तो 6 दूनी 12 ही होते। तो आपने टोटल 14 प्रकार जो बहुलकों के हैं वो कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुलकों के पूरे प्रकार एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार की इसमें समस्या नहीं होगी। तो अब जो है हमारे, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर पूरा होने आ गया है। अब इसमें कुछ ही चीजें रही हैं, उनको भी मैं जो है बहुत जल्दी पूरा करवा दूंगा आपका। देखिए हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण पूरा हो गया बहुलकों का पूरा। अब देखिए, अब है ये रबर। तो रबर की भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। और फिर बाद में तो आपके 9 पेज ही बच रहे हैं, तो करवा देंगे अपन, है ना। बस अब मतलब ये मान के चलिए 50 वीडियो के अंदर केमिस्ट्री पूरी डिटेल के अंदर यूट्यूब पर पूरी हो जाएगी। बस आप लोगों का अब एक ही काम है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाने का कार्य करना है। तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी आगे कार्य करने के लिए, बायोलॉजी है या फिर क्या फिजिक्स है, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, प्ले स्टोर जो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो चीज जो है थोड़ी सी मुझे लगता है पता नहीं है आपको। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको एक 15 वीडियो का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा, जिसके अंदर 15 के 15 वीडियो में स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ाई गई है, फुल रंगीन नोट्स के साथ में ही, ठीक है। वो भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो आप यूट्यूब पर देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, और एक प्ले स्टोर पर जाकर के राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, RAS, ठीक है। और बहुत जल्दी उस ऐप के ऊपर भी हम बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको साइंस के अंदर जो डर है, मैथ के अंदर जो डर है, उसको खत्म किया जा सके, ठीक। देखिएगा, अब बात करते हैं रबर की। तो रबर यानी कि इरेजर, ठीक। देखिए, तो रबर की बात करते हैं। प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों प्रकार के होते हैं रबर, ठीक है। अब प्राकृतिक कौन से होते हैं, संश्लेषित कैसे किए जा सकते हैं, वो सब पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक रबर एक बहुलक है तथा इसमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। आपको पता ही है, अभी जस्ट बताया है। यह अत्यधिक नरम होता है। प्राकृतिक रबर का उत्पादन रबर के पेड़ द्वारा ही होता है। उदाहरण के लिए एक पेड़ है जैसे कि अपने पास में, वो है हेविया ब्रेसिलियसिस। कौन सा है, हेविया ब्रेसिलियंसिस, ठीक है, ब्रेसिलियंसिस, जो कि आपके गट्टा पार्चा से प्राप्त दूध जैसा पदार्थ, जिसे सीरे यानी लेटेक्स कहते हैं, से बनाया जाता है या उससे रबर का निर्माण किया जाता है। सीर यानी लेटेक्स रबर का जल में कोलाइडी प्रक्षेपण है, और रबर के पेड़ प्रमुखता भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अब देखिए, ये पढ़ अपन साइंस रहे हैं, लेकिन रबर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, ये इंडियन ज्योग्राफी में भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ओपन रखें इसको। ये नहीं सोचे कि साइंस पढ़ रहे तो बस हम साइंस की चीजें याद रखेंगे, नहीं भाई। रबर कहाँ पाए जाते हैं, रबर का पेड़ कहाँ है, तो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया और दक्षिण अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। याद कर लीजिएगा इसको।
एक बार और आप कुछ भी आपकी समस्या हो ना तो कमेंट में बता सकते हैं ना। मैं आपके हर किसी विद्यार्थी के कमेंट को देखता हूं और समझता हूं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हम सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक, करिएगा आप आगे। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक रबर जो है उसे प्राप्त करने की विधि क्या है, यानी जो नेचुरल रबर है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसे प्राप्त करने के लिए, प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें रबर के पेड़ों के तनों में विशेष प्रकार का चीरा लगाकर शीर इकट्ठा किया जाता है और फिर इस शीर को जल से इतना तनु करते हैं कि इसमें रबर की मात्रा 10 से 20% ही रह जाती है और फिर इसके अंदर एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल को मिलाया जाता है और जिससे रबर के कोलाइडी कण स्कंदित यानी कोगुलेट होकर के अवक्षेपित हो जाते हैं और इन्हें छान करके अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार से रबर को क्रैप रबर कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रबर कैसे मिलेगा, जो पेड़ होगा वहां पर एक स्पेशल आप जो है चीरा लगाएंगे यानी कट मारेंगे और उससे जो शीर आएगा उसे इकट्ठा करेंगे, फिर उसके अंदर पानी डालते जाएंगे। इतना पानी डालना है, इतना तनु कर देना है रबर को कि उस पूरे के पूरे घोल में केवल 10 से 20% ही रबर रहे। फिर उसमें एसिटिक एसिड डालिए और एसिटिक एसिड डालने के बाद में जब उसे मिलाया जाएगा तो एक कोलाइड विलियन तैयार होगा और जो रबर होगा वो ऑफ शेप के रूप में यानी पीपीटी के रूप में पार्ट जो है नीचे जम जाएगा और वो नीचे जमने के बाद पानी तो दूर हो जाएगा और जो रबर तैयार हुआ वो क्रैप रबर जो है फिर कहलाता है। लेकिन ये कोई ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। अब वो ज्यादा उपयोगी क्यों नहीं है, उसके कारण देखिए, तो इसके कारण है कि इसमें प्रत्यास्थता कम होती है और उच्च ताप पर नरम और निम्न ताप पर भंगुर हो जाता है। उच्च जल अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करता है। अध्रुवीय विलायकों जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, पेट्रोल है आदि में घुलनशील होता है। ऑक्सीकरण क्रमकों के प्रति प्रतिरोधी नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो है प्राकृतिक रबर जो होता है उसका उपयोग हम नहीं करते हैं। फिर प्राकृतिक रबर के गुणों को सुधारने के लिए इसका वल्नीकरण किया जाता है और वल्नीकरण करने के लिए स्क्रैप रबर की रिएक्शन जो है सल्फर के साथ में करवाई जाती है। इसका उपयोग कहां पर होगा, तो प्राकृतिक रबर जो है जूते बनाने में, बरसाती कोट बनाने में, गोल्फ की गेंद बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, अब ये जो रबर है इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी बात करते हैं। तो संगठन एवं संरचना, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रिन 2 मेथिल 136 ब्यूटाइन। ठीक है, ये याद रख लेना कि जो आइसोप्रिन है उसका फॉर्मूला क्या है, तो 2 मेथिल 136 ब्यूटाडाइइन। ठीक है, इसका एक रेखिक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रिन का एक रेखिक यानी कि लीनियर पॉलीमर है और आइसोप्रिन का फॉर्मूला 2 मेथिल 136 ब्यूटाडाइइन है और इसका संगठन C5H8 होल N होता है। क्या होता है, C5H8 ब्रैकेट में N। ठीक है, ये याद रखना। अब आइसोप्रिन जो है 2 मेथिल 136 बीटा डाइइन, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। सॉरी 6 नहीं आता, 13 बीटा डाइइन, डाइइन बोल रहा हूं और 3 कैसे होगा भाई, है ना, ये गलत छपा है यहाँ, 6 नहीं आएगा। 13 बीटा डाइइन उसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसका जैसे ही पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलीकरण होता है, तो एक प्राकृतिक रबर यानी पॉली आइसोप्रिन बनता है और ये आइसोप्रिन इकाइयों के एक चार योग से दो समावयवी समपक्ष और विपक्ष प्राप्त होते हैं। तो इसमें बेसिकली ये तो काफी डिटेल में हो गया, इसके आइसोमर्स की भी बात कर रहा है। आइसोमर्स तक हमें नहीं जाना है, रबर के आइसोमर्स तक नहीं जाना है। फिर भी याद रखना चाहो तो याद रख लेना कि 1,4 योग से जो है दो अलग अलग आइसोमर्स बनते हैं। जो दो होते हैं सिस जिन्हें कहते हैं समपक्ष और दो होते हैं ट्रांस जिन्हें कहते हैं विपक्ष।
ठीक है, इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, तो इस लास्ट वाली लाइन को तो छोड़ ही सकते हो आप। ये था रबर की पूरी डिटेल, जो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। रबर में क्या याद रखना, एक तो प्राकृतिक रबर का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, ये पॉइंट याद कर लेना। इसको सुधारने के लिए वोल्केनाइजेशन होता है, जिसमें कौन सा तत्व यूज होगा, सल्फर, ये याद रख लेना। और इसका संगठन और संरचना जो है वो कैसी है, तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का एक रेखिक बहुलक होता है। अब आइसोप्रीन क्या होता है, तो 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन, उसका फॉर्मूला कौन सा है, वो ये रहा। इसका बहुलीकरण होगा तो ये बनेगा। तो प्राकृतिक रबर का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो आप ये बताना, इसके एकलक का फॉर्मूला पूछा जाए तो आइसोप्रीन बता देना, ठीक है। और बस यही रबर में पूछा जाएगा, ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज यह जो है रबर और बहुलकों के प्रकार के बारे में जो चीजें बताई है वो समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कहीं पर भी समस्या है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। लास्ट में बस 2 लाइनें यही कहना चाहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। धन्यवाद।